एक आधा महकमा हो सकता है, हमें भी नहीं पता हो, सारे महकमों की लिस्ट चाहिए। तो हरियाणा के अंदर उस लिस्ट में हरियाणा वालों से ज्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में आता है। मुख्यमंत्री जी गोहाना आए थे, वो गोहाना के उन्होंने एक बात कही थी, जिस बात की टीस आज भी मेरे दिल में, आपके दिल में। उन्होंने कहा था कि हरियाणा वाले कंधे से नीचे मजबूत होते हैं और ऊपर कमजोर होते हैं। शायद मुख्यमंत्री जी अपनी बात को साबित करने के लिए एक के बाद एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के और 2 केवल हरियाणा के बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के बच्चे हुए, केवल 22 हरियाणा के बच्चे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 53 हरियाणा के बच्चे और 103 बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए। यहां तक कि एचपीएससी चेयरमैन जो इस सिलेक्शन के लिए जो जिम्मेदार है, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक भी काबिल नहीं मिला। और एचपीएससी के चेयरमैन को भी झारखंड से लाकर, बाहर से, कोई और देश में दूसरा प्रदेश ऐसा नहीं है जहां के खुद के प्रदेश में खुद की रोजगार देने वाले कमीशन का चेयरमैन दूसरे प्रदेश से लाकर भगाया हो। मुख्यमंत्री जी, आज ये हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएं तो इनकी आंख में हम रड़केंगे नहीं तो क्या होगा। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज महंगाई में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो हमारे समय में 400 रुपए होता था, आज वो 1100 रुपए पे 1200 रुपए सिलेंडर पहुंचा दिया इन्होंने। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, आम आदमी के परिवार के घर के हाथ से बाहर निकल गई बात। आज महंगाई और भ्रष्टाचार, ऐसा खुला भ्रष्टाचार, आज देश में हरियाणा का नाम भ्रष्टाचार में डुबा दिया इन्होंने। ये जो सरकार बनी दोबारा से, आपको पता है कि लोग नहीं चाहते थे 2019 में दोबारा से इस सरकार को बनाना। मैं खुली चुनौती देता हूं, जनता के जन भावना से विश्वासघात करके बनी है खट्टर सरकार दोबारा, क्योंकि इनका नारा था 75 पार। बीजेपी ने कहा था 75 पार, इस नारे पे चुनाव लड़ी थी बीजेपी, लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी 75 पार के नारे पे। और लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लोगों ने इनके सारे मंत्री निकालकर दोबारा से कोई सरकार चाहते तो इनके मंत्रियों को जिताते। लोग इतने दुखी थे 2019 में ही, 14 में से 12 मंत्री जो इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, चाहे वो सोनीपत में हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे वो बादली में हो, चाहे इसराना में हो, चाहे नारनौल में हो, सारे मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंच पाए। लोग इतना दुखी थे, 12 मंत्री हार गए, केवल खट्टर साहब, अमित साहब जीते। 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लेकिन इस दौरान एक और पार्टी आई जिसने नारा दिया, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी पहुंचेगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। ये कहानी बनी हमारे साथ, जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। कल को मैं कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो आप किस पे विश्वास करोगे? नैतिकता का भी स्थान होना चाहिए राजनीति में। कोई अगर कुछ कह रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए राजनीति में। रातों रात कैसे बदल गए, बीजेपी के खिलाफ वोट ली, जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया दिल्ली में, और दिल्ली में समर्थन देकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने समर्थन दे दिया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आज 4.5 साल के बाद पूछना चाहता हूं, तो 6 महीने बचे इस सरकार को, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समझौता 5100 की बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करा के और भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। महकमे बांट के हरियाणा को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा किसके पास जाए, एक्साइज का किसके पास जाए, माइनिंग का किसके पास जाए, हरियाणा को कैसे लूटे, इस बात का समझौता था। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का खेल पूरा खुला कैसे खेले, इस बात का समझौता था। बाकी महकमों की लिस्ट, एक आधा महकमा हो सकता है, हमें भी नहीं पता हो, सारे महकमों की लिस्ट चाहिए तो जेजेपी के विधायक दादा गौतम के पास जाइए। दादा गौतम ने कह दिया था, जब ये समझौता नारनौल से विधायक हैं, उन्होंने कह दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में, एक लाए जी मन लग रहा है। कह दी थी कि नहीं कह दी थी?
खोपर तो जीम गया, लेकिन 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। खोपर तो जीम गया, मगर हमारे खिलाड़ियों को, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटते हुए हमने देखना पड़ा। खोपर तो जीम गया, लेकिन हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ये स्थिति आज बनी हमारे साथ। इस बात का दिल में, हमें तो आज हरियाणा प्रदेश देश में विकास में आगे होता था। आज देश में कानून व्यवस्था की विफलता में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, और ऐसा खुला भ्रष्टाचार मैं देख रहा था। अभी एक्सपोर्ट के अंदर कंडीशन लगा दी दोबारा, धान के 1509 एक्सपोर्ट बंद कर दिया, दोबारा कंडीशन लगा दी, भाव गिर गए। और भाव गिरने के बाद जो खरीद होती है उसके लिए सबने, एक्सपोर्टरों ने स्ट्राइक पे जाना पड़ा। हर साल ये होता है। आज हमारे खाद्यान्न भंडारों में इतना खाद्यान्न, चाहे वो गेहूं की बात हो, चावल, चाहे धान की बात हो, कि हमारे देश के लिए, हमारे गरीब आदमी के लिए संपूर्ण खाद्यान्न आज देश के किसान की मेहनत से वहां पे उपलब्ध है। ऐसे में जब एक्सपोर्ट में ज्यादा भाव मिल सकता है तो एक्सपोर्ट को आप बंद कर रहे हैं। लेकिन बंद क्या कब से करते हैं? बड़े उद्योगपति समूह, अदानी जैसे समूह, वो एक्सपोर्ट में आ गए। हर साल यही काम करते हैं, बंद कर देते हैं और सीजन के आखिर में एक्सपोर्ट खोलने का काम करते हैं, ताकि फायदा ऐसे लोगों को हो जो अब इस समय सस्ते में खरीदे, और बाद में किसान पे और गरीब पे भी चोट, महंगाई की, और किसान पे भी चोट। ये वही काम है जो अभी एक कोयले का भी एक बड़ा घोटाला सामने आया, ये वही समूह है। इस तरह के समूह जो विदेशों से कोयला लेके आके और हमारे प्रदेश को बिजली देने का काम करते हैं। जब हमारी सरकार थी तो इसी अदानी समूह के साथ 2 रुपए 94 पैसे के हिसाब से बिजली का समझौता हुआ था। बीजेपी की सरकार आते ही वो समझौता रद्द करके बाहर से 11-11 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली लेके और बिजली के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का काम हुआ। और अब आज ये अखबारों के अंदर बात आई कि ये ऑस्ट्रेलिया से जितने में लेते थे, हिंदुस्तान में उतना जब कोयला लेके आता था वो समूह, हिंदुस्तान में पहुंचते पहुंचते तक उसमें लगभग दुगने का भाव, डबल होने का काम होता था। मैं पूछना चाहता हूं, इंक्वायरी हो इस बात की कि हिंद महासागर में जब इनकी नाव पे कोयला आता था तो बीच में ऐसा क्या कोयले में बढ़ जाता था कि कोयले का भाव दुगना हो जाता था। आज और कोयले का भाव दुगना हो जाए कोई हमें नहीं, लेकिन हरियाणा के बिजली उपभोक्ता पर अगर दूना बिजली के बिल अगर पड़े, उस बात का दुख है। देश के बिजली लगभग देश के हर प्रदेश में ऐसे कुछ औद्योगिक सदस्य समूह हैं जिनके माध्यम से मैं देखता था कि वो देश में सबसे ज्यादा अमीर बन गए। मगर किसकी जेब पे चोट मार के आज सोचने की जरूरत है। और इसीलिए हमने संकल्प किया, दिल्ली आज देश में महंगी बिजली हरियाणा में है। आपके आशीर्वाद से जब हरियाणा में अगर अवसर मिलेगा तो बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में फ्री करने का, ग्राहक देने का हम काम करेंगे। हमने समझौता किया। ये स्थिति आज भ्रष्टाचार, मगर ये सारे काम इन्होंने खराब किए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं खरखोदा में, क्योंकि ये मेरा घर है, परिवार है। अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। ऐसी सरकार आई, केवल काम ना करके भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान किया। ये तो अहंकार में, घमंड में, 7वें आसमान पे घमंड। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने किया नहीं। किसान 1 साल तक बैठा रहा। किसान आंदोलन में 750 किसानों के शव इन धरनों से वापिस आए। मुझे आपके आशीर्वाद से मेरा सौभाग्य है कि पिछले 19 साल से देश की सबसे बड़ी संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में मुझे आपकी पैरवी करने का अवसर मिला। 3 बार लोकसभा में, इस बार इन्होंने मेरे साथ लोकसभा में हर तरीके का साम दाम दंड भेद करके वहां इन्होंने मेरे को रोकने का काम किया। तो हमारे जो विधायक थे उन साथियों ने, उनके आशीर्वाद से मुझे राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है, मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि उस समय में देश की बड़ी पंचायत में किसान की लड़ाई लड़ रहा था, जब हरियाणा के 15 सांसदों में से 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के हरियाणा के 15 सांसद है, 14 बीजेपी के। जब हरियाणा के किसान पे और पंजाब के किसान पे चोट पड़ी, मैं फर्क देखता था। पंजाब के किसान पे चोट पड़ी तो पंजाब के सारे सांसद पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर
एक होके पंजाब के किसान के साथ खड़े हो गए किसान आंदोलन के समय, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, आम आदमी की बात हो, अकाली दल की बात हो, पंजाब के सारे सांसद एक हो गए। और जब हरियाणा पे के किसानों पे बात जब चोट पड़ी तो 14 के 14 सांसद किसान के खिलाफ खड़े हो गए। और जब मैं अकेला उठ के जब बात उठाता था तो मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। कहते थे कि भाई जो अभी बाहर बताया गया उपद्रवी हैं, देशद्रोही हैं। मैं कैसे बताऊं, मेरे काका ताऊ बैठे हैं, मेरी काका ताई मेरी काकी ताई बैठी हैं। मैं जब जाता था और जाके आपकी बात वहां रखने की कोशिश करता था कि भाई इनकी बात मानो, बोला नहीं मानेंगे, इनको इंसान मानो, क्योंकि सहानुभूति तो दिखाओ। सहानुभूति के 2 शब्द, 750 घरों के परिवार उजड़ गए, बोला नहीं मानेंगे सहानुभूति की। 1 साल तक एक शब्द भी सहानुभूति का किसी बीजेपी के सांसद नहीं, मजाक उड़ाएंगे, बोला देशद्रोही है, उपद्रवी है। मैंने मगर आपके आशीर्वाद से, क्योंकि हमारी ईमानदारी की लड़ाई थी, आंख में आंख डाल के इन अहंकारी शासकों को वहीं मैंने जवाब दिया कि ये देशद्रोही नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका एक बेटा देश को स्टेन गन लेकर देश की सीमाओं पे सुरक्षा देने का काम करता है, तो दूसरा बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको बोल दो। मगर ये आज आपको ये किसान की बात आई, किसान का अपमान, कर्मचारियों की बात आई, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, उन पर लाठीचार्ज। देश में राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, कर्नाटक में हो सकती है, यहां तक कि पंजाब और दिल्ली में हो सकती है। तो कर्मचारी स्कीम हरियाणा तो सबसे आगे था, हरियाणा के लिए क्यों नहीं हो सकती? और मैं कहना चाहता हूं कर्मचारियों को, आज दुर्गाष्टमी के दिन बोल रहे हैं, अगली दुर्गाष्टमी पे आपकी भी ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में लागू करने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं कर्मचारियों का अपमान। मनरेगा के मजदूर गए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए, मनरेगा के मजदूरों पर लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार गए, सफाई कर्मचारी गए अपना मानदेय कराने, गरीब आदमी थे, उन पे लाठीचार्ज। यहां तक कि हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर, ये इन्होंने जब अपनी लड़ाई लड़ी, इन पे इस सरकार ने कहर बरसाया। यहां तक कि सरपंच जब गए, सारे सरपंच यहां पे आए हैं, सरपंच सोचते थे कि छोटी सरकार है, बाकियों पे लट पड़ने लग रहे हैं, तुम छोटी सरकार हो, लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली। तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया उनने। और मैं कहना चाहता हूं सरपंचों को, सरपंच एसोसिएशन को, आपको लोगों ने जिताया है, आपके अधिकारों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके जो आप लड़ाई लड़ रहे हो पंचायती राज संगठनों के, अगली दुर्गाष्टमी से आपके भी अधिकारों को बहाल करने का हम काम करेंगे, सरपंचों को अधिकार देने का काम, ताकि आप काम कराओ, ताकि आप काम करा सके। आप काम कराएंगे तो ग्रामीण अंचल के अंदर विकास आगे बढ़ेगा। हमारे खिलाड़ी बैठे धरनों पे, उन पे लाठीचार्ज। हमारी महिलाएं, उन बेटियों का क्या कसूर था? उन बेटियों का क्या कसूर था? वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी, कह रही थी कि हमें न्याय मिले। आज दिल्ली पुलिस ने लिख दिया, जो हमारी पहलवान बेटियां बैठी थी अपनी जांच रिपोर्ट पे, कि जो आरोपी था वो हर मौके पर हमारी बेटियों के साथ दुराचार करता था। ये लिख दिया दिल्ली पुलिस ने, जब वो लड़ाई लड़ रही थी अपनी। उस समय देश की बीजेपी ने, एक किसी मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री आज कल मुख्यमंत्री करनाल में प्रोग्राम कर रहे थे, खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जो सारे खिलाड़ी मेडल लेके आए एशियाई खेलों में। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, आप ये जो हमारी बेटियां बैठी रही, उनके पास क्यों नहीं गए? कल आप करनाल में फोटो खिंचवा रहे हो, कल इनमें से किसी बेटी को कि अगर मान सम्मान की लड़ाई होगी, आज खेल मंत्री हरियाणा का एक संदीप सिंह, उन पे इस तरह के दुराचार के आरोप, आज वो आपके कैबिनेट में आज तक वो मंत्री बने हुए हैं। जब हमारी बेटियां हरिद्वार गई, अपना मेडल हरिद्वार में बहाने की बात करी, देश में किसी एक के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, किसी एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दर्द है मेरे दिल में इस बात का, एक शब्द नहीं निकला कि आपको न्याय मिलेगा, आप भी इस देश के बच्चे हो, न्याय का अधिकार आपका भी, आप इन मेडल को मत बहाओ। देश में ओलंपिक के मेडल, दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई देश में ओलंपिक के मेडल यूं बहाए जा रहे हों और देश की सरकार के मुंह से एक ये लाइन ना निकले कि आपको न्याय दिलाएंगे, आप सब्र रखो। क्या कौन थे वो बच्चे? और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं तो इनकी आंखों में रड़कते हैं।
मुझसे पूछ रहे थे कि आपको किस तरीके से रोहतक में लोकसभा में आपकी घेराबंदी करी। प्रधानमंत्री जी 3-3 बार पिछली बार आए, आपसे ये क्या तकलीफ है इनको? मैंने कहा मुझसे ये तकलीफ है, मैं किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय होता है उसकी लड़ाई लड़ता हूं। किसान आंदोलन में जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो मैं इनके रड़कता हूं। खिलाड़ी और बेटियों के आंदोलन में जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो पूरी बीजेपी, बृजभूषण बीजेपी के एमपी से लेकर सारी बीजेपी संसद में खड़े होकर कहती है कि भाई ये इनका साथ दीपेंद्र दे रहा है। और मैं कहना चाहता हूं पूरी बीजेपी को ललकार के, अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो उनका साथ मैंने दिया है और मैं दूंगा, मैं पीछे नहीं लड़ूंगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। और हरियाणा के अंदर हम दिखाएंगे, हरियाणा के अंदर हम ये दिखाएंगे। मगर उस लड़ाई में, इस लड़ाई में थोड़े बातों में आप समझना, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत चीजों का फैसला हरियाणा का चुनाव करेगा। और इस लड़ाई में मुझे ये आशा, मेरे को उम्मीद है कि इस लड़ाई में खरखोदा हल्का, चाहे वो लोकसभा की बात आएगी, चाहे वो विधानसभा की बात आएगी, क्योंकि इस बार तो मैं एक था लड़ाई लड़ने के लिए संसद में। ऐसा नहीं हो कि हरियाणा के गरीब पे, किसान पे दोबारा से चोट मारे कोई और उसकी गवाही देने के लिए भी कोई ना खड़ा हो संसद के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पंजाब के अंदर सारे खड़े हो सांसद, जब चोट पड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ये कहे, कोई किसी को कहने का मौका मिले कि ऐसा हमने अन्याय किया, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि उस अन्याय के बावजूद ये इलाका नहीं जागा। ऐसे इलाकों के साथ अन्याय, जो अगर अन्याय पे आप नहीं जागोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं एक शेर, वैसे तो मैं शेर नहीं बोलता, लेकिन वो शेर क्योंकि मेरे दिल में जाता है, चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। मैं ये कहना चाहता हूं अपने इलाके के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में इनके घमंड को तोड़ने की लड़ाई, इतना घमंड बढ़ गया। मुख्यमंत्री जी अब 9.5 साल तक कहीं गए नहीं, अब जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन हर जनसंवाद में उनका अहंकार दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, अभी एक जगह गए जनसंवाद करने, एक महिला ने कहा कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, एक फैक्ट्री लगाओ, तो बोला इनको चंद्रयान भेज दो। कहा था कि नहीं कहा था? आपने देखा हो। एक महिला ने सिरसा में कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा चला गया नशे से, हरियाणा में नशा बढ़ गया, बेरोजगारी के साथ हरियाणा का नौजवान बोला मेरा 22 साल का बच्चा चला गया, विधवा लेडीज थी। और बोला बीजेपी का एक आदमी चिट्टा बिकवाने, नशा बिकवाने का काम करता है, उस पर कार्रवाई करो। बोला इसको उठा के बाहर फेंकवा दो। एक सिरसा के अंदर ही एक ने किसान की बात उठाई तो बोला ये दूसरी पार्टी से लगता है, इसकी पिटाई करवाओ। और अभी एक और जनसंवाद था, उसमें कहा कि भाई ये जो सारे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, मैं इनसे धक्के मरवा के बाहर करवा दूंगा। 10 साल हमारी भी सरकार रही मुख्यमंत्री जी, सुरक्षा कर्मियों के बल पे इतना अहंकार मत करो कि उठा के बाहर फेंकवा दोगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, आप क्या सुरक्षा कर्मियों से धक्के मरवाओगे? 10 साल हमने हर एक मेरे भाई के धक्के मैंने खाए होंगे, किसी को धक्का मारने का काम नहीं किया होगा। सरकार में हम भी रहे थे। अहंकार आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका घमंड लगता है 7वें आसमान पे चढ़ गया है, काम कुछ किया नहीं, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, केवल घमंड ही घमंड ऊपर गया है। महंगाई, घमंड और बेरोजगारी, ये 3 चंद्रयान जो आप बात कर रहे हो, चंद्रयान नहीं, ये 3 तो आपके चंदा मामा के भी ऊपर पहुंच गए, इतने ऊंचे चले गए आपके बेरोजगारी, महंगाई और आपका घमंड। और इस घमंड को मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, इनका जो 7वें आसमान पे घमंड पहुंच लिया, उस घमंड ने धरती पे लाओगे कि नहीं लाओगे? घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? इस बात की लड़ाई है, क्योंकि नहीं तोड़ोगे तो ये घमंड, मैं समझता हूं इस प्रदेश के भविष्य को इनका घमंड बर्बाद कर देगा। आज हमें इस बात के लिए हरियाणा विकास की पटरी पे दोबारा आए, खुशहाली की, भाईचारे की, देश में आगे पहुंचे। जो सारे प्रोजेक्ट रुक गए हमारे विकास के, रेल कोच फैक्ट्री आए, मेट्रो सोनीपत तक पहुंचे, मेट्रो खरखोदा तक पहुंचे, ये भी संकल्प लेते हैं हम। मेरठ तक पहुंच गई।
हरियाणा के अंदर उस लिस्ट में हरियाणा वालों से ज्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में आता है। मुख्यमंत्री जी गोहाना आए थे, वो गोहाना के उन्होंने एक बात कही थी, जिस बात की टीस आज भी मेरे दिल में, आपके दिल में। उन्होंने कहा था कि हरियाणा वाले कंधे से नीचे मजबूत होते हैं और ऊपर कमजोर होते हैं। शायद मुख्यमंत्री जी अपनी बात को साबित करने के लिए एक के बाद एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के और 2 केवल हरियाणा के बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के बच्चे हुए, केवल 22 हरियाणा के बच्चे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 53 हरियाणा के बच्चे और 103 बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए। यहां तक कि एचपीएससी चेयरमैन जो इस सिलेक्शन के लिए जो जिम्मेदार है, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक भी काबिल नहीं मिला। और एचपीएससी के चेयरमैन को भी झारखंड से लाकर बाहर से, कोई और देश में दूसरा प्रदेश ऐसा नहीं है जहां के खुद के प्रदेश में खुद की रोजगार देने वाले कमीशन का चेयरमैन दूसरे प्रदेश से लाकर भगाया हो। मुख्यमंत्री जी, आज ये हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएं तो इनकी आंख में हम रड़केंगे नहीं तो क्या होगा। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज महंगाई में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो हमारे समय में 400 रुपए होता था, आज वो 1100 रुपए पे 1200 रुपए सिलेंडर पहुंचा दिया इन्होंने। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, आम आदमी के परिवार के घर के हाथ से बाहर निकल गई बात। आज महंगाई और भ्रष्टाचार, ऐसा खुला भ्रष्टाचार आज देश में, हरियाणा का नाम भ्रष्टाचार में डुबा दिया इन्होंने। ये जो सरकार बनी दोबारा से, आपको पता है कि लोग नहीं चाहते थे 2019 में दोबारा से इस सरकार को बनाना। मैं खुली चुनौती देता हूं, जनता के जन भावना से विश्वासघात करके बनी है खट्टर सरकार दोबारा, क्योंकि इनका नारा था 75 पार। बीजेपी ने कहा था 75 पार, इस नारे पे चुनाव लड़ी थी बीजेपी, लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी 75 पार के नारे पे, और लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लोगों ने इनके सारे मंत्री निकालकर दोबारा से कोई सरकार चाहते तो इनके मंत्रियों को जिताते। लोग इतने दुखी थे 2019 में ही, 14 में से 12 मंत्री जो इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, चाहे वो सोनीपत में हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे वो बादली में हो, चाहे इसराना में हो, चाहे नारनौल में हो, सारे मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंच पाए। लोग इतना दुखी थे, 12 मंत्री हार गए, केवल खट्टर साहब, अमित साहब जीते। 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लेकिन इस दौरान एक और पार्टी आई जिसने नारा दिया, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी पहुंचेगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। ये कहानी बनी हमारे साथ, जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। कल को मैं कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो आप किस पे विश्वास करोगे? नैतिकता का भी स्थान होना चाहिए राजनीति में। कोई अगर कुछ कह रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए राजनीति में। रातों रात कैसे बदल गए, बीजेपी के खिलाफ वोट ली, जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया दिल्ली में, और दिल्ली में समर्थन देके दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने समर्थन दे दिया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आज 4.5 साल के बाद पूछना चाहता हूं, तो 6 महीने बचे इस सरकार को, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समझौता 5100 की बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करा के और भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। महकमे बांट के हरियाणा को लूटने का समझौता था। शायद शराब का महकमा किसके पास जाए, एक्साइज का किसके पास जाए, माइनिंग का किसके पास जाए, हरियाणा को कैसे लूटे, इस बात का समझौता था। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का खेल पूरा खुला कैसे खेले, इस बात का समझौता था। बाकी महकमों की लिस्ट, एक आधा महकमा हो सकता है, हमें भी नहीं पता हो, सारे महकमों की लिस्ट चाहिए तो जेजेपी के विधायक दादा गौतम के पास जाइए। दादा गौतम ने कह दिया था, जब ये समझौता नारनौल से विधायक हैं, उन्होंने कह दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में, एक लाइजी मन लग रहा है। कह दी थी कि नहीं कह दी थी? खोपर तो झीम गया,
लेकिन 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। खोपर तो झिम गया, मगर हमारे खिलाड़ियों को, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटते हुए हमने देखना पड़ा। खोपर तो झिम गया, लेकिन हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ये स्थिति आज बनी हमारे साथ। इस बात का दिल में, हमें तो आज हरियाणा प्रदेश देश में विकास में आगे होता था। आज देश में कानून व्यवस्था की विफलता में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, और ऐसा खुला भ्रष्टाचार मैं देख रहा था। अभी एक्सपोर्ट के अंदर कंडीशन लगा दी दोबारा, धान के 1509 एक्सपोर्ट बंद कर दिया, दोबारा कंडीशन लगा दी, भाव गिर गए। और भाव गिरने के बाद जो खरीद होती है उसके लिए सबने, एक्सपोर्टरों ने स्ट्राइक पे जाना पड़ा। हर साल ये होता है। आज हमारे खाद्यान्न भंडारों में इतना खाद्यान्न, चाहे गेहूं की बात हो, चावल, चाहे धान की बात हो, कि हमारे देश के लिए, हमारे गरीब आदमी के लिए संपूर्ण खाद्यान्न आज देश के किसान की मेहनत से वहां पे उपलब्ध है। ऐसे में जब एक्सपोर्ट में ज्यादा भाव मिल सकता है तो एक्सपोर्ट को आप बंद कर रहे हैं। लेकिन बंद क्या कब से करते हैं? बड़े उद्योगपति समूह, अदानी जैसे समूह, वो एक्सपोर्ट में आ गए। हर साल यही काम करते हैं, बंद कर देते हैं और सीजन के आखिर में एक्सपोर्ट खोलने का काम करते हैं, ताकि फायदा ऐसे लोगों को हो जो अब इस समय सस्ते में खरीदे, और बाद में किसान पे और गरीब पे भी चोट, महंगाई की, और किसान पे भी चोट। ये वही काम है जो अभी एक कोयले का भी एक बड़ा घोटाला सामने आया। ये वही समूह है, इस तरह के समूह जो विदेशों से कोयला लेके आके और हमारे प्रदेश को बिजली देने का काम करते हैं। जब हमारी सरकार थी तो इसी अदानी समूह के साथ ₹2.94 के हिसाब से बिजली का समझौता हुआ था। बीजेपी की सरकार आते ही वो समझौता रद्द करके बाहर से 11-11 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली लेके और बिजली के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का काम हुआ। और अब आज ये अखबारों के अंदर बात आई कि ये ऑस्ट्रेलिया से जितने में लेते थे, हिंदुस्तान में उतना जब कोयला लेके आता था वो समूह, हिंदुस्तान में पहुंचते पहुंचते तक उसमें लगभग दुगने का भाव, डबल होने का काम होता था। मैं पूछना चाहता हूं, इंक्वायरी हो इस बात की कि हिंद महासागर में जब इनकी नाव पे कोयला आता था तो बीच में ऐसा क्या कोयले में बढ़ जाता था कि कोयले का भाव दुगना हो जाता था। आज और कोयले का भाव दुगना हो जाए कोई हमें नहीं, लेकिन हरियाणा के बिजली उपभोक्ता पर अगर दूना बिजली के बिल अगर पड़े, उस बात का दुख है। देश के बिजली लगभग देश के हर प्रदेश में ऐसे कुछ औद्योगिक सदस्य समूह हैं जिनके माध्यम से मैं देखता था कि वो देश में सबसे ज्यादा अमीर बन गए। मगर किसकी जेब पे चोट मार के आज सोचने की जरूरत है। और इसीलिए हमने संकल्प किया, दिल्ली आज देश में महंगी बिजली हरियाणा में है। आपके आशीर्वाद से जब हरियाणा में अगर अवसर मिलेगा तो बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में फ्री करने का, ग्राहक देने का हम काम करेंगे। हमने समझौता किया। ये स्थिति आज भ्रष्टाचार, मगर ये सारे काम इन्होंने खराब किए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं खरखोदा में, क्योंकि ये मेरा घर है, परिवार है। अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। ऐसी सरकार आई, केवल काम ना करके भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान किया। ये तो अहंकार में, घमंड में, 7वें आसमान पे घमंड। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने किया नहीं। किसान 1 साल तक बैठा रहा। किसान आंदोलन में 750 किसानों के शव इन धरनों से वापिस आए। मुझे आपके आशीर्वाद से, मेरा सौभाग्य है कि पिछले 19 साल से देश की सबसे बड़ी संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में मुझे आपकी पैरवी करने का अवसर मिला। 3 बार लोकसभा में, इस बार इन्होंने मेरे साथ लोकसभा में हर तरीके का साम दाम दंड भेद करके वहां इन्होंने मेरे को रोकने का काम किया। तो हमारे जो विधायक थे उन साथियों ने, उनके आशीर्वाद से मुझे राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है, मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि उस समय में देश की बड़ी पंचायत में किसान की लड़ाई लड़ रहा था, जब हरियाणा के 15 सांसदों में से 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के हरियाणा के 15 सांसद है, 14 बीजेपी के। जब हरियाणा के किसान पे और पंजाब के किसान पे चोट पड़ी, मैं फर्क देखता था, पंजाब के किसान पे चोट पड़ी तो पंजाब के सारे सांसद पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर
एक होके पंजाब के किसान के साथ खड़े हो गए किसान आंदोलन के समय, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, आम आदमी की बात हो, अकाली दल की बात हो, पंजाब के सारे सांसद एक हो गए। और जब हरियाणा पे के किसानों पे बात जब चोट पड़ी तो 14 के 14 सांसद किसान के खिलाफ खड़े हो गए। और जब मैं अकेला उठ के जब बात उठाता था तो मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। कहते थे कि भाई जो अभी बाहर बताया गया उपद्रवी हैं, देशद्रोही हैं। मैं कैसे बताऊं, मेरे काका ताऊ बैठे हैं, मेरी काका ताई मेरी काकी ताई बैठी हैं। मैं जब जाता था और जाके आपकी बात वहां रखने की कोशिश करता था कि भाई इनकी बात मानो, बोला नहीं मानेंगे, इनको इंसान मानो, क्योंकि सहानुभूति तो दिखाओ। सहानुभूति के 2 शब्द 750 घरों के परिवार उजड़ गए, बोला नहीं मानेंगे सहानुभूति की। 1 साल तक एक शब्द भी सहानुभूति का किसी बीजेपी के सांसद नहीं, मजाक उड़ाएंगे, बोला देशद्रोही है, उपद्रवी है। मगर आपके आशीर्वाद से, क्योंकि हमारी ईमानदारी की लड़ाई थी, आंख में आंख डाल के इन अहंकारी शासकों को वहीं मैंने जवाब दिया कि ये देशद्रोही नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका एक बेटा देश को स्टेन गन लेकर देश की सीमाओं पे सुरक्षा देने का काम करता है, तो दूसरा बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको बोल दो। मगर ये आज आपको ये किसान की बात आई, किसान का अपमान, कर्मचारियों की बात आई, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, उन पर लाठीचार्ज। देश में राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, कर्नाटक में हो सकती है, यहां तक कि पंजाब और दिल्ली में हो सकती है। तो कर्मचारी स्कीम हरियाणा तो सबसे आगे था, हरियाणा के लिए क्यों नहीं हो सकती? और मैं कहना चाहता हूं कर्मचारियों को, आज दुर्गाष्टमी के दिन बोल रहे हैं, अगली दुर्गाष्टमी पे आपकी भी ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में लागू करने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं कर्मचारियों का अपमान। मनरेगा के मजदूर गए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए, मनरेगा के मजदूरों पर लाठीचार्ज, ग्रामीण चौकीदार गए, सफाई कर्मचारी गए अपना मानदेय कराने, गरीब आदमी थे, उन पर लाठीचार्ज। यहां तक कि हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर, ये इन्होंने जब अपनी लड़ाई लड़ी, इन पे इस सरकार ने कहर बरसाया। यहां तक कि सरपंच जब गए, सारे सरपंच यहां पे आए हैं, सरपंच सोचते थे कि छोटी सरकार है, बाकियों पे लट पड़ने लग रहे हैं, तुम छोटी सरकार हो, लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली। तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया उनने। और मैं कहना चाहता हूं सरपंचों को, सरपंच एसोसिएशन को, आपको लोगों ने जिताया है, आपके अधिकारों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके जो आप लड़ाई लड़ रहे हो पंचायती राज संगठनों के, अगली दुर्गाष्टमी से आपके भी अधिकारों को बहाल करने का हम काम करेंगे, सरपंचों को अधिकार देने का काम, ताकि आप काम कराओ, ताकि आप काम करा सके। आप काम कराएंगे तो ग्रामीण अंचल के अंदर विकास आगे बढ़ेगा। हमारे खिलाड़ी बैठे धरनों पे, उन पे लाठीचार्ज। हमारी महिलाएं, उन बेटियों का क्या कसूर था? उन बेटियों का क्या कसूर था? वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी, कह रही थी कि हमें न्याय मिले। आज दिल्ली पुलिस ने लिख दिया, जो हमारी पहलवान बेटियां बैठी थी, अपनी जांच रिपोर्ट पे कि जो आरोपी था वो हर मौके पर हमारी बेटियों के साथ दुराचार करता था, ये लिख दिया दिल्ली पुलिस ने। जब वो लड़ाई लड़ रही थी अपनी, उस समय देश की बीजेपी ने, एक किसी मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री आज कल मुख्यमंत्री करनाल में प्रोग्राम कर रहे थे, खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जो सारे खिलाड़ी मेडल लेके आए एशियाई खेलों में। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, आप ये जो हमारी बेटियां बैठी रही, उनके पास क्यों नहीं गए? कल आप करनाल में फोटो खिंचवा रहे हो, कल इनमें से किसी बेटी को कि अगर मान सम्मान की लड़ाई होगी, आज खेल मंत्री हरियाणा का एक संदीप सिंह, उन पे इस तरह के दुराचार के आरोप, आज वो आपके कैबिनेट में आज तक वो मंत्री बने हुए हैं। जब हमारी बेटियां हरिद्वार गई, अपना मेडल हरिद्वार में बहाने की बात करी, देश में किसी एक के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, किसी एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दर्द है मेरे दिल में इस बात का, एक शब्द नहीं निकला कि आपको न्याय मिलेगा, आप भी इस देश के बच्चे हो, न्याय का अधिकार आपका भी, आप इन मेडल को मत बढ़ाओ। देश में ओलंपिक के मेडल, दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई देश में ओलंपिक के मेडल यूं बहाए जा रहे हों और देश की सरकार के मुंह से एक ये लाइन ना निकले कि आपको न्याय दिलाएंगे, आप सब्र रखो। क्या कौन थे वो बच्चे? और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं तो इनकी आंखों में रड़कते हैं।
मुझसे पूछ रहे थे कि आपको किस तरीके से रोहतक में लोकसभा में आपकी घेराबंदी करी। प्रधानमंत्री जी 3-3 बार पिछली बार आए, आपसे ये क्या तकलीफ है इनको? मैंने कहा मुझसे ये तकलीफ है, मैं किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय होता है उसकी लड़ाई लड़ता हूं। किसान आंदोलन में जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो मैं इनके रड़कता हूं। खिलाड़ी और बेटियों के आंदोलन में जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो पूरी बीजेपी, बृजभूषण बीजेपी के एमपी से लेकर सारी बीजेपी संसद में खड़े होकर कहती है कि भाई ये इनका साथ दीपेंद्र दे रहा है। और मैं कहना चाहता हूं पूरी बीजेपी को ललकार के, अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो उनका साथ मैंने दिया है और मैं दूंगा, मैं पीछे नहीं लड़ूंगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। और हरियाणा के अंदर हम दिखाएंगे, हरियाणा के अंदर हम ये दिखाएंगे। मगर उस लड़ाई में, इस लड़ाई में थोड़े बातों में आप समझना, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत चीजों का फैसला हरियाणा का चुनाव करेगा। और इस लड़ाई में मुझे ये आशा, मेरे को उम्मीद है कि इस लड़ाई में खरखोदा हल्का, चाहे वो लोकसभा की बात आएगी, चाहे वो विधानसभा की बात आएगी, क्योंकि इस बार तो मैं एक था लड़ाई लड़ने के लिए संसद में। ऐसा नहीं हो कि हरियाणा के गरीब पे, किसान पे दोबारा से चोट मारे कोई और उसकी गवाही देने के लिए भी कोई ना खड़ा हो संसद के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पंजाब के अंदर सारे खड़े हो सांसद, जब चोट पड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ये कहे, कोई किसी को कहने का मौका मिले कि ऐसा हमने अन्याय किया, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि उस अन्याय के बावजूद ये इलाका नहीं जागा। ऐसे इलाकों के साथ अन्याय, जो अगर अन्याय पे आप नहीं जागोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं एक शेर, वैसे तो मैं शेर नहीं बोलता, लेकिन वो शेर क्योंकि मेरे दिल में जाता है, चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की, लिखी है आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। मैं ये कहना चाहता हूं अपने इलाके के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में इनके घमंड को तोड़ने की लड़ाई, इतना घमंड बढ़ गया। मुख्यमंत्री जी अब 9.5 साल तक कहीं गए नहीं, अब जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन हर जनसंवाद में उनका अहंकार दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, अभी एक जगह गए जनसंवाद करने, एक महिला ने कहा कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, एक फैक्ट्री लगाओ, तो बोला इनको चंद्रयान भेज दो। कहा था कि नहीं कहा था? आपने देखा हो। एक महिला ने सिरसा में कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा चला गया नशे से, हरियाणा में नशा बढ़ गया, बेरोजगारी के साथ हरियाणा का नौजवान बोला मेरा 22 साल का बच्चा चला गया। विधवा लेडीज थी, और बोला बीजेपी का एक आदमी चिट्टा बिकवाने, नशा बिकवाने का काम करता है, उस पर कार्रवाई करो। बोला इसको उठा के बाहर फेंकवा दो। एक सिरसा के अंदर ही एक ने किसान की बात उठाई तो बोला ये दूसरी पार्टी से लगता है, इसकी पिटाई करवाओ। और अभी एक और जनसंवाद था, उसमें कहा कि भाई ये जो सारे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, मैं इनसे धक्के मरवा के बाहर करवा दूंगा। 10 साल हमारी भी सरकार रही, मुख्यमंत्री जी, सुरक्षा कर्मियों के बल पे इतना अहंकार मत करो कि उठा के बाहर फेंकवा दोगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, आप क्या सुरक्षा कर्मियों से धक्के मरवाओगे? 10 साल हमने हर एक मेरे भाई के धक्के मैंने खाए होंगे, किसी को धक्का मारने का काम नहीं किया होगा। सरकार में हम भी रहे थे। अहंकार आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका घमंड लगता है 7वें आसमान पे चढ़ गया है, काम कुछ किया नहीं, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, केवल घमंड ही घमंड ऊपर गया है। महंगाई, घमंड और बेरोजगारी, ये 3 चंद्रयान जो आप बात कर रहे हो, चंद्रयान नहीं, ये 3 तो आपके चंदा मामा के भी ऊपर पहुंच गए, इतने ऊंचे चले गए आपके बेरोजगारी, महंगाई और आपका घमंड। और इस घमंड को मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, इनका जो 7वें आसमान पे घमंड पहुंच लिया, उस घमंड ने धरती पे लाओगे कि नहीं लाओगे? घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? ये बात की लड़ाई है, क्योंकि नहीं तोड़ोगे तो ये घमंड, मैं समझता हूं इस प्रदेश के भविष्य को इनका घमंड बर्बाद कर देगा। आज हमें इस बात के लिए हरियाणा विकास की पटरी पे दोबारा आए, खुशहाली की, भाईचारे की, देश में आगे पहुंचे। जो सारे प्रोजेक्ट रुक गए हमारे विकास के, रेल कोच फैक्ट्री आए, मेट्रो सोनीपत तक पहुंचे, मेट्रो खरखोदा तक पहुंचे, ये भी संकल्प लेते हैं हम। मेरठ तक पहुंच गई।
हरियाणा के अंदर उस लिस्ट में हरियाणा वालों से ज्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में आता है। मुख्यमंत्री जी गोहाना आए थे, वो गोहाना के उन्होंने एक बात कही थी, जिस बात की टीस आज भी मेरे दिल में, आपके दिल में। उन्होंने कहा था कि हरियाणा वाले कंधे से नीचे मजबूत होते हैं और ऊपर कमजोर होते हैं। शायद मुख्यमंत्री जी अपनी बात को साबित करने के लिए एक के बाद एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के और 2 केवल हरियाणा के बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के बच्चे हुए, केवल 22 हरियाणा के बच्चे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 53 हरियाणा के बच्चे और 103 बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए। यहां तक कि एचपीएससी चेयरमैन जो इस सिलेक्शन के लिए जो जिम्मेदार है, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक भी काबिल नहीं मिला। और एचपीएससी के चेयरमैन को भी झारखंड से लाकर, बाहर से, कोई और देश में दूसरा प्रदेश ऐसा नहीं है जहां के खुद के प्रदेश में खुद की रोजगार देने वाले कमीशन का चेयरमैन दूसरे प्रदेश से लाकर भगाया हो। मुख्यमंत्री जी, आज ये हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएं तो इनकी आंख में हम रड़केंगे, नहीं तो क्या होगा। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज महंगाई में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो हमारे समय में 400 रुपए होता था, आज वो 1100 रुपए पे 1200 रुपए सिलेंडर पहुंचा दिया इन्होंने। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, आम आदमी के परिवार के घर के हाथ से बाहर निकल गई बात। आज महंगाई और भ्रष्टाचार, ऐसा खुला भ्रष्टाचार, आज देश में हरियाणा का नाम भ्रष्टाचार में डुबा दिया इन्होंने। ये जो सरकार बनी दोबारा से, आपको पता है कि लोग नहीं चाहते थे 2019 में दोबारा से इस सरकार को बनाना। मैं खुली चुनौती देता हूं, जनता के जन भावना से विश्वासघात करके बनी है खट्टर सरकार दोबारा, क्योंकि इनका नारा था 75 पार। बीजेपी ने कहा था 75 पार, इस नारे पे चुनाव लड़ी थी बीजेपी, लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी 75 पार के नारे पे। और लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लोगों ने इनके सारे मंत्री निकालकर दोबारा से कोई सरकार चाहते तो इनके मंत्रियों को जिताते। लोग इतने दुखी थे 2019 में ही, 14 में से 12 मंत्री जो इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, चाहे वो सोनीपत में हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे वो बादली में हो, चाहे इसराना में हो, चाहे नारनौंद में हो, सारे मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंच पाए। लोग इतना दुखी थे, 12 मंत्री हार गए, केवल खट्टर साहब, अमित साहब जीते। 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लेकिन इस दौरान एक और पार्टी आई जिसने नारा दिया, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी पहुंचेगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। ये कहानी बनी हमारे साथ, जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। कल को मैं कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो आप किस पे विश्वास करोगे? नैतिकता का भी स्थान होना चाहिए राजनीति में। कोई अगर कुछ कह रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए राजनीति में। रातों रात कैसे बदल गए, बीजेपी के खिलाफ वोट ली, जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया दिल्ली में, और दिल्ली में समर्थन देके दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने समर्थन दे दिया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आज 4.5 साल के बाद पूछना चाहता हूं, तो 6 महीने बचे सरकार को, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समझौता 5100 की बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करा के और भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। महकमे बांट के हरियाणा को लूटने का समझौता था। शायद शराब का महकमा किसके पास जाए, एक्साइज का किसके पास जाए, माइनिंग का किसके पास जाए, हरियाणा को कैसे लूटें, इस बात का समझौता था। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का खेल पूरा खुला कैसे खेले, इस बात का समझौता था। बाकी महकमों की लिस्ट, एक आधा महकमा हो सकता है, हमें भी नहीं पता हो, सारे महकमों की लिस्ट चाहिए तो जेजेपी के विधायक दादा गौतम के पास जाइए। दादा गौतम ने कह दिया था, जब ये समझौता नारनौंद से विधायक हैं, उन्होंने कह दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में, एक लाए जी मन लग रहा है। कह दी थी कि नहीं कह दी थी? खोपर तो झीम गया,
लेकिन 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। खोपर तो जीम गया, मगर हमारे खिलाड़ियों को, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटते हुए हमने देखना पड़ा। खोपर तो जीम गया, लेकिन हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ये स्थिति आज बनी हमारे साथ। इस बात का दिल में हमें तो आज हरियाणा प्रदेश देश में विकास में आगे होता था। आज देश में कानून व्यवस्था की विफलता में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, और ऐसा खुला भ्रष्टाचार मैं देख रहा था। अभी एक्सपोर्ट के अंदर कंडीशन लगा दी दोबारा, धान के 1509 एक्सपोर्ट बंद कर दिया, दोबारा कंडीशन लगा दी, भाव गिर गए। और भाव गिरने के बाद जो खरीद होती है उसके लिए सबने, एक्सपोर्टरों ने स्ट्राइक पे जाना पड़ा। हर साल ये होता है। आज हमारे खाद्यान्न भंडारों में इतना खाद्यान्न, चाहे वो गेहूं की बात हो, चावल, चाहे धान की बात हो, कि हमारे देश के लिए, हमारे गरीब आदमी के लिए संपूर्ण खाद्यान्न आज देश के किसान की मेहनत से वहां पे उपलब्ध है। ऐसे में जब एक्सपोर्ट में ज्यादा भाव मिल सकता है तो एक्सपोर्ट को आप बंद कर रहे हैं। लेकिन बंद क्या कब से करते हैं? बड़े उद्योगपति समूह, अदानी जैसे समूह, वो एक्सपोर्ट में आ गए। हर साल यही काम करते हैं, बंद कर देते हैं और सीजन के आखिर में एक्सपोर्ट खोलने का काम करते हैं, ताकि फायदा ऐसे लोगों को हो जो अब इस समय सस्ते में खरीदे, और बाद में किसान पे और गरीब पे भी चोट, महंगाई की, और किसान पे भी चोट। ये वही काम है जो अभी एक कोयले का भी एक बड़ा घोटाला सामने आया। ये वही समूह है, इस तरह के समूह जो विदेशों से कोयला लेके आके और हमारे प्रदेश को बिजली देने का काम करते हैं। जब हमारी सरकार थी तो इसी अदानी समूह के साथ 2 रुपए 94 पैसे के हिसाब से बिजली का समझौता हुआ था। बीजेपी की सरकार आते ही वो समझौता रद्द करके बाहर से 11-11 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली लेके और बिजली के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का काम हुआ। और अब आज ये अखबारों के अंदर बात आई कि ये ऑस्ट्रेलिया से जितने में लेते थे, हिंदुस्तान में उतना जब कोयला लेके आता था वो समूह, हिंदुस्तान में पहुंचते पहुंचते तक उसमें लगभग दुगने का भाव, डबल होने का काम होता था। मैं पूछना चाहता हूं, इंक्वायरी हो इस बात की कि हिंद महासागर में जब इनकी नाव पे कोयला आता था तो बीच में ऐसा क्या कोयले में बढ़ जाता था कि कोयले का भाव दुगना हो जाता था। आज और कोयले का भाव दुगना हो जाए कोई हमें नहीं, लेकिन हरियाणा के बिजली उपभोक्ता पर अगर दूना बिजली के बिल अगर पड़े, उस बात का दुख है। देश के बिजली लगभग देश के हर प्रदेश में ऐसे कुछ औद्योगिक सदस्य समूह हैं जिनके माध्यम से मैं देखता था कि वो देश में सबसे ज्यादा अमीर बन गए, मगर किसकी जेब पे चोट मार के आज सोचने की जरूरत है। और इसीलिए हमने संकल्प किया, दिल्ली आज देश में महंगी बिजली हरियाणा में है। आपके आशीर्वाद से जब हरियाणा में अगर अवसर मिलेगा तो बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में फ्री करने का, ग्राहक देने का हम काम करेंगे। हमने समझौता किया। ये स्थिति आज भ्रष्टाचार, मगर ये सारे काम इन्होंने खराब किए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं खरखोदा में, क्योंकि ये मेरा घर है, परिवार है। अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। ऐसी सरकार आई, केवल काम ना करके भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान किया। ये तो अहंकार में, घमंड में, 7वें आसमान पे घमंड। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने किया नहीं। किसान 1 साल तक बैठा रहा। किसान आंदोलन में 750 किसानों के शव इन धरनों से वापिस आए। मुझे आपके आशीर्वाद से मेरा सौभाग्य है कि पिछले 19 साल से देश की सबसे बड़ी संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में मुझे आपकी पैरवी करने का अवसर मिला। 3 बार लोकसभा में, इस बार इन्होंने मेरे साथ लोकसभा में हर तरीके का साम दाम दंड भेद करके वहां इन्होंने मेरे को रोकने का काम किया। तो हमारे जो विधायक थे उन साथियों ने, उनके आशीर्वाद से मुझे राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है, मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि उस समय में देश की बड़ी पंचायत में किसान की लड़ाई लड़ रहा था, जब हरियाणा के 15 सांसदों में से 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के हरियाणा के 15 सांसद है, 14 बीजेपी के। जब हरियाणा के किसान पे और पंजाब के किसान पे चोट पड़ी, मैं फर्क देखता था, पंजाब के किसान पे चोट पड़ी तो पंजाब के सारे सांसद पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर
एक होके पंजाब के किसान के साथ खड़े हो गए किसान आंदोलन के समय, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, आम आदमी की बात हो, अकाली दल की बात हो, पंजाब के सारे सांसद एक हो गए। और जब हरियाणा पे के किसानों पे बात जब चोट पड़ी तो 14 के 14 सांसद किसान के खिलाफ खड़े हो गए। और जब मैं अकेला उठ के जब बात उठाता था तो मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। कहते थे कि भाई जो अभी बाहर बताया गया उपद्रवी हैं, देशद्रोही हैं। मैं कैसे बताऊं, मेरे काका ताऊ बैठे हैं, मेरी काका ताई मेरी काकी ताई बैठी हैं। मैं जब जाता था और जाके आपकी बात वहां रखने की कोशिश करता था कि भाई इनकी बात मानो, बोला नहीं मानेंगे, इनको इंसान मानो, क्योंकि सहानुभूति तो दिखाओ। सहानुभूति के 2 शब्द 750 घरों के परिवार उजड़ गए, बोला नहीं मानेंगे सहानुभूति की। 1 साल तक एक शब्द भी सहानुभूति का किसी बीजेपी के सांसद नहीं, मजाक उड़ाएंगे, बोला देशद्रोही है, उपद्रवी है। मैंने मगर आपके आशीर्वाद से, क्योंकि हमारी ईमानदारी की लड़ाई थी, आंख में आंख डाल के इन अहंकारी शासकों को वहीं मैंने जवाब दिया कि ये देशद्रोही नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका एक बेटा देश को स्टेन गन लेकर देश की सीमाओं पर सुरक्षा देने का काम करता है, तो दूसरा बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको बोल दो। मगर ये आज आपको ये किसान की बात आई, किसान का अपमान, कर्मचारियों की बात आई, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, उन पर लाठीचार्ज। देश में राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, कर्नाटक में हो सकती है, यहां तक कि पंजाब और दिल्ली में हो सकती है। तो कर्मचारी स्कीम हरियाणा तो सबसे आगे था, हरियाणा के लिए क्यों नहीं हो सकती। और मैं कहना चाहता हूं कर्मचारियों को, आज दुर्गाष्टमी के दिन बोल रहे हैं, अगली दुर्गाष्टमी पे आपकी भी ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में लागू करने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं कर्मचारियों का अपमान। मनरेगा के मजदूर गए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए, मनरेगा के मजदूरों पर लाठीचार्ज, ग्रामीण चौकीदार गए, सफाई कर्मचारी गए अपना मानदेय कराने, गरीब आदमी थे उन पर लाठीचार्ज। यहां तक कि हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर, ये इन्होंने जब अपनी लड़ाई लड़ी, इन पे इस सरकार ने कहर बरसाया। यहां तक कि सरपंच जब गए, आज सारे सरपंच यहां पे आए हैं, सरपंच सोचते थे कि छोटी सरकार है, बाकियों पे लट पड़ने लग रहे हैं, तुम छोटी सरकार हो, लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली। तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया हो इनमें। और मैं कहना चाहता हूं सरपंचों को, सरपंच एसोसिएशन को, आपको लोगों ने जिताया है, आपके अधिकारों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके जो आप लड़ाई लड़ रहे हो पंचायती राज संगठनों के, अगली दुर्गाष्टमी से आपके भी अधिकारों को बहाल करने का हम काम करेंगे, सरपंचों को अधिकार देने का काम, ताकि आप काम कराओ, ताकि आप काम करा सके। आप काम कराएंगे तो ग्रामीण अंचल के अंदर विकास आगे बढ़ेगा। हमारे खिलाड़ी बैठे धरनों पे, उन पे लाठीचार्ज। हमारी महिलाएं, उन बेटियों का क्या कसूर था, उन बेटियों का क्या कसूर था? वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी, कह रही थी कि हमें न्याय मिले। आज दिल्ली पुलिस ने लिख दिया, जो हमारी पहलवान बेटियां बैठी थी, अपनी जांच रिपोर्ट पे कि जो आरोपी था वो हर मौके पर हमारी बेटियों के साथ दुराचार करता था, ये लिख दिया दिल्ली पुलिस ने। जब वो लड़ाई लड़ रही थी अपनी, उस समय देश की बीजेपी ने, एक किसी मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री आज कल मुख्यमंत्री करनाल में प्रोग्राम कर रहे थे, खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जो सारे खिलाड़ी मेडल लेके आए एशियाई खेलों में। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, आप ये जो हमारी बेटियां बैठी रही, उनके पास क्यों नहीं गए? कल आप करनाल में फोटो खिंचवा रहे हो, कल इनमें से किसी बेटी को कि अगर मान सम्मान की लड़ाई होगी, आज खेल मंत्री हरियाणा का एक संदीप सिंह, उन पे इस तरह के दुराचार के आरोप, आज वो आपके कैबिनेट में आज तक वो मंत्री बने हुए हैं। जब हमारी बेटियां हरिद्वार गई, अपना मेडल हरिद्वार में बहाने की बात करी, देश में किसी एक के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, किसी एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दर्द है मेरे दिल में इस बात का, एक शब्द नहीं निकला कि आपको न्याय मिलेगा, आप भी इस देश के बच्चे हो, न्याय का अधिकार आपका भी, आप इन मेडल को मत बहाओ। देश में ओलंपिक के मेडल, दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई देश में ओलंपिक के मेडल यूं बहाए जा रहे हों और देश की सरकार के मुंह से एक ये लाइन ना निकले कि आपको न्याय दिलाएंगे, आप सब्र रखो। क्या कौन थे वो बच्चे? और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं तो इनकी आंखों में रड़कते हैं।
मुझसे पूछ रहे थे कि आपको किस तरीके से रोहतक में लोकसभा में आपकी घेराबंदी करी। प्रधानमंत्री जी 3-3 बार पिछली बार आए, आपसे ये क्या तकलीफ है इनको? मैंने कहा मुझसे ये तकलीफ है, मैं किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय होता है उसकी लड़ाई लड़ता हूं। किसान आंदोलन में जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो मैं इनके रड़कता हूं। खिलाड़ी और बेटियों के आंदोलन में जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो पूरी बीजेपी, बृजभूषण बीजेपी के एमपी से लेकर सारी बीजेपी संसद में खड़े होकर कहती है कि भाई ये इनका साथ दीपेंद्र दे रहा है। और मैं कहना चाहता हूं पूरी बीजेपी को ललकार के, अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो उनका साथ मैंने दिया है और मैं दूंगा, मैं पीछे नहीं लड़ूंगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। और हरियाणा के अंदर हम दिखाएंगे, हरियाणा के अंदर हम ये दिखाएंगे। मगर उस लड़ाई में, इस लड़ाई में थोड़े बातों में आप समझना, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत चीजों का फैसला हरियाणा का चुनाव करेगा। और इस लड़ाई में मुझे ये आशा, मेरे को उम्मीद है कि इस लड़ाई में खरखोदा हल्का, चाहे वो लोकसभा की बात आएगी, चाहे वो विधानसभा की बात आएगी, क्योंकि इस बार तो मैं एक था लड़ाई लड़ने के लिए संसद में। ऐसा नहीं हो कि हरियाणा के गरीब पे, किसान पे दोबारा से चोट मारे कोई और उसकी गवाही देने के लिए भी कोई ना खड़ा हो संसद के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पंजाब के अंदर सारे खड़े हो सांसद, जब चोट पड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ये कहे, कोई किसी को कहने का मौका मिले कि ऐसा हमने अन्याय किया, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि उस अन्याय के बावजूद ये इलाका नहीं जागा। ऐसे इलाकों के साथ अन्याय, जो अगर अन्याय पे आप नहीं जागोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं एक शेर, वैसे तो मैं शेर नहीं बोलता, लेकिन वो शेर क्योंकि मेरे दिल में जाता है, चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की, लिखी है आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। मैं ये कहना चाहता हूं अपने इलाके के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में इनके घमंड को तोड़ने की लड़ाई, इतना घमंड बढ़ गया। मुख्यमंत्री जी अब 9.5 साल तक कहीं गए नहीं, अब जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन हर जनसंवाद में उनका अहंकार दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, अभी एक जगह गए जनसंवाद करने, एक महिला ने कहा कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, एक फैक्ट्री लगाओ, तो बोला इनको चंद्रयान भेज दो। कहा था कि नहीं कहा था? आपने देखा हो। एक महिला ने सिरसा में कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा चला गया नशे से, हरियाणा में नशा बढ़ गया, बेरोजगारी के साथ हरियाणा का नौजवान बोला मेरा 22 साल का बच्चा चला गया। विधवा लेडीज थी, और बोला बीजेपी का एक आदमी चिट्टा बकवाने, नशा बकवाने का काम करता है, उस पर कार्रवाई करो। बोला इसको उठा के बाहर फेंकवा दो। एक सिरसा के अंदर ही एक ने किसान की बात उठाई तो बोला ये दूसरी पार्टी से लगता है, इसकी पिटाई करवाओ। और अभी एक और जनसंवाद था, उसमें कहा कि भाई ये जो सारे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, मैं इनसे धक्के मरवा के बाहर करवा दूंगा। 10 साल हमारी भी सरकार रही, मुख्यमंत्री जी, सुरक्षा कर्मियों के बल पे इतना अहंकार मत करो कि उठा के बाहर फेंकवा दोगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, आप क्या सुरक्षा कर्मियों से धक्के मरवाओगे? 10 साल हमने हर एक मेरे भाई के धक्के मैंने खाए होंगे, किसी को धक्का मारने का काम नहीं किया होगा। सरकार में हम भी रहे थे। अहंकार आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका घमंड लगता है 7वें आसमान पे चढ़ गया है, काम कुछ किया नहीं, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, केवल घमंड ही घमंड ऊपर गया है। महंगाई, घमंड और बेरोजगारी, ये 3 चंद्रयान जो आप बात कर रहे हो, चंद्रयान नहीं, ये 3 तो आपके चंदा मामा के भी ऊपर पहुंच गए, इतने ऊंचे चले गए आपके बेरोजगारी, महंगाई और आपका घमंड। और इस घमंड को मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, इनका जो 7वें आसमान पे घमंड पहुंच लिया, उस घमंड ने धरती पे लाओगे कि नहीं लाओगे? घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? ये साथ की लड़ाई है, क्योंकि नहीं तोड़ोगे तो ये घमंड, मैं समझता हूं इस प्रदेश के भविष्य को इनका घमंड बर्बाद कर देगा। आज हमें इस बात के लिए हरियाणा विकास की पटरी पे दोबारा आए, खुशहाली की, भाईचारे की, देश में आगे पहुंचे। जो सारे प्रोजेक्ट रुक गए हमारे विकास के, रेल कोच फैक्ट्री आए, मेट्रो सोनीपत तक पहुंचे, मेट्रो खरखोदा तक पहुंचे, ये भी संकल्प लेते हैं हम। मेरठ तक पहुंच गई।
हरियाणा के अंदर उस लिस्ट में हरियाणा वालों से ज्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में आता है। मुख्यमंत्री जी गोहाना आए थे, वो गोहाना के उन्होंने एक बात कही थी, जिस बात की टीस आज भी मेरे दिल में, आपके दिल में। उन्होंने कहा था कि हरियाणा वाले कंधे से नीचे मजबूत होते हैं और ऊपर कमजोर होते हैं। शायद मुख्यमंत्री जी अपनी बात को साबित करने के लिए एक के बाद एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के और 2 केवल हरियाणा के बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के बच्चे हुए, केवल 22 हरियाणा के बच्चे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 53 हरियाणा के बच्चे और 103 बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए। यहां तक कि एचपीएससी चेयरमैन जो इस सिलेक्शन के लिए जो जिम्मेदार है, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक भी काबिल नहीं मिला। और एचपीएससी के चेयरमैन को भी झारखंड से लाकर, बाहर से, कोई और देश में दूसरा प्रदेश ऐसा नहीं है जहां के खुद के प्रदेश में खुद की रोजगार देने वाले कमीशन का चेयरमैन दूसरे प्रदेश से लाकर भगाया हो। मुख्यमंत्री जी, आज ये हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएं तो इनकी आंख में हम रड़केंगे, नहीं तो क्या होगा। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज महंगाई में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो हमारे समय में 400 रुपए होता था, आज वो 1100 रुपए पे 1200 रुपए सिलेंडर पहुंचा दिया इन्होंने। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, आम आदमी के परिवार के घर के हाथ से बाहर निकल गई बात। आज महंगाई और भ्रष्टाचार, ऐसा खुला भ्रष्टाचार, आज देश में हरियाणा का नाम भ्रष्टाचार में डुबा दिया इन्होंने। ये जो सरकार बनी दोबारा से, आपको पता है कि लोग नहीं चाहते थे 2019 में दोबारा से इस सरकार को बनाना। मैं खुली चुनौती देता हूं, जनता के जन भावना से विश्वासघात करके बनी है खट्टर सरकार दोबारा, क्योंकि इनका नारा था 75 पार। बीजेपी ने कहा था 75 पार, इस नारे पे चुनाव लड़ी थी बीजेपी, लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी 75 पार के नारे पे। और लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लोगों ने इनके सारे मंत्री निकालकर दोबारा से कोई सरकार चाहते तो इनके मंत्रियों को जिताते। लोग इतने दुखी थे 2019 में ही, 14 में से 12 मंत्री जो इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, चाहे वो सोनीपत में हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे वो बादली में हो, चाहे इसराना में हो, चाहे नारनौल में हो, सारे मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंच पाए। लोग इतना दुखी थे, 12 मंत्री हार गए, केवल खट्टर साहब, अमित साहब जीते। 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लेकिन इस दौरान एक और पार्टी आई जिसने नारा दिया, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी पहुंचेगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। ये कहानी बनी हमारे साथ। जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। कल को मैं कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो आप किस पे विश्वास करोगे? नैतिकता का भी स्थान होना चाहिए राजनीति में। कोई अगर कुछ कह रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए राजनीति में। रातों रात कैसे बदल गए? बीजेपी के खिलाफ वोट ली, जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया दिल्ली में, और दिल्ली में समर्थन देके दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने समर्थन दे दिया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आज 4.5 साल के बाद पूछना चाहता हूं, तो 6 महीने बचे इस सरकार को, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समझौता 5100 की बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करा के और भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। महकमे बांट के हरियाणा को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा किसके पास जाए, एक्साइज का किसके पास जाए, माइनिंग का किसके पास जाए, हरियाणा को कैसे लूटे, इस बात का समझौता था। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का खेल पूरा खुला कैसे खेले, इस बात का समझौता था। बाकी महकमों की लिस्ट, एक आधा महकमा हो सकता है, हमें भी नहीं पता हो, सारे महकमों की लिस्ट चाहिए तो जेजेपी के विधायक दादा गौतम के पास जाइए। दादा गौतम ने कह दिया था, जब ये समझौता नारनौल से विधायक हैं, उन्होंने कह दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में, एक लाए जी मन लग रहा है। कह दी थी कि नहीं कह दी थी? खोपर तो झीम गया,
लेकिन 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। खोपर तो जीम गया, मगर हमारे खिलाड़ियों को, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटते हुए हमने देखना पड़ा। खोपर तो जीम गया, लेकिन हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ये स्थिति आज बनी हमारे साथ। इस बात का दिल में, हमें तो आज हरियाणा प्रदेश देश में विकास में आगे होता था। आज देश में कानून व्यवस्था की विफलता में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, और ऐसा खुला भ्रष्टाचार मैं देख रहा था। अभी एक्सपोर्ट के अंदर कंडीशन लगा दी दोबारा, धान के 1509 एक्सपोर्ट बंद कर दिया, दोबारा कंडीशन लगा दी, भाव गिर गए। और भाव गिरने के बाद जो खरीद होती है उसके लिए सबने, एक्सपोर्टरों ने स्ट्राइक पे जाना पड़ा। हर साल ये होता है। आज हमारे खाद्यान्न भंडारों में इतना खाद्यान्न, चाहे वो गेहूं की बात हो, चावल, चाहे धान की बात हो, कि हमारे देश के लिए, हमारे गरीब आदमी के लिए संपूर्ण खाद्यान्न आज देश के किसान की मेहनत से वहां पे उपलब्ध है। ऐसे में जब एक्सपोर्ट में ज्यादा भाव मिल सकता है तो एक्सपोर्ट को आप बंद कर रहे हैं। लेकिन बंद क्या कब से करते हैं? बड़े उद्योगपति समूह, अदानी जैसे समूह, वो एक्सपोर्ट में आ गए। हर साल यही काम करते हैं, बंद कर देते हैं और सीजन के आखिर में एक्सपोर्ट खोलने का काम करते हैं, ताकि फायदा ऐसे लोगों को हो जो अब इस समय सस्ते में खरीदे, और बाद में किसान पे और गरीब पे भी चोट, महंगाई की, और किसान पे भी चोट। ये वही काम है जो भी एक कोयले का भी एक बड़ा घोटाला सामने आया, ये वही समूह है। इस तरह के समूह जो विदेशों से कोयला लेके आके और हमारे प्रदेश को बिजली देने का काम करते हैं। जब हमारी सरकार थी तो इसी अदानी समूह के साथ ₹2.94 के हिसाब से बिजली का समझौता हुआ था। बीजेपी की सरकार आते ही वो समझौता रद्द करके बाहर से 11-11 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली लेके और बिजली के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का काम हुआ। और अब आज ये अखबारों के अंदर बात आई कि ये ऑस्ट्रेलिया से जितने में लेते थे, हिंदुस्तान में उतना जब कोयला लेके आता था वो समूह, हिंदुस्तान में पहुंचते पहुंचते तक उसमें लगभग दुगने का भाव, डबल होने का काम होता था। मैं पूछना चाहता हूं, इंक्वायरी हो इस बात की कि हिंद महासागर में जब इनकी नाव पे कोयला आता था तो बीच में ऐसा क्या कोयले में बढ़ जाता था कि कोयले का भाव दुगना हो जाता था। आज और कोयले का भाव दुगना हो जाए कोई हमें नहीं, लेकिन हरियाणा के बिजली उपभोक्ता पर अगर दूना बिजली के बिल अगर पड़े, उस बात का दुख है। देश के बिजली लगभग देश के हर प्रदेश में ऐसे कुछ औद्योगिक सदस्य समूह हैं जिनके माध्यम से मैं देखता था कि वो देश में सबसे ज्यादा अमीर बन गए, मगर किसकी जेब पे चोट मार के आज सोचने की जरूरत है। और इसीलिए हमने संकल्प किया, दिल्ली आज देश में महंगी बिजली हरियाणा में है। आपके आशीर्वाद से जब हरियाणा में अगर अवसर मिलेगा तो बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में फ्री करने का, ग्राहक देने का हम काम करेंगे। हमने समझौता किया। ये स्थिति आज भ्रष्टाचार, मगर ये सारे काम इन्होंने खराब किए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं खरखोदा में, क्योंकि ये मेरा घर है, परिवार है। अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। ऐसी सरकार आई, केवल काम ना करके भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान किया। ये तो अहंकार में, घमंड में, 7वें आसमान पे घमंड। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने किया नहीं। किसान 1 साल तक बैठा रहा। किसान आंदोलन में 750 किसानों के शव इन धरनों से वापिस आए। मुझे आपके आशीर्वाद से, मेरा सौभाग्य है कि पिछले 19 साल से देश की सबसे बड़ी संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में मुझे आपकी पैरवी करने का अवसर मिला। 3 बार लोकसभा में, इस बार इन्होंने मेरे साथ लोकसभा में हर तरीके का साम दाम दंड भेद करके वहां इन्होंने मेरे को रोकने का काम किया। तो हमारे जो विधायक थे उन साथियों ने, उनके आशीर्वाद से मुझे राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है, मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि उस समय मैं देश की बड़ी पंचायत में किसान की लड़ाई लड़ रहा था, जब हरियाणा के 15 सांसदों में से 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के हरियाणा के 15 सांसद है, 14 बीजेपी के। जब हरियाणा के किसान पे और पंजाब के किसान पे चोट पड़ी, मैं फर्क देखता था। पंजाब के किसान पे चोट पड़ी तो पंजाब के सारे सांसद पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर
एक होके पंजाब के किसान के साथ खड़े हो गए किसान आंदोलन के समय, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, आम आदमी की बात हो, अकाली दल की बात हो, पंजाब के सारे सांसद एक हो गए। और जब हरियाणा पे के किसानों पे बात जब चोट पड़ी तो 14 के 14 सांसद किसान के खिलाफ खड़े हो गए। और जब मैं अकेला उठ के जब बात उठाता था तो मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। कहते थे कि भाई जो अभी बाहर बताया गया, उपद्रवी हैं, देशद्रोही हैं। मैं कैसे बताऊं, मेरे काका ताऊ बैठे हैं, मेरी काका ताई, मेरी काकी ताई बैठी हैं। मैं जब जाता था और जाके आपकी बात वहां रखने की कोशिश करता था कि भाई इनकी बात मानो, बोला नहीं मानेंगे, इनको इंसान मानो, क्योंकि सहानुभूति तो दिखाओ। सहानुभूति के 2 शब्द, 750 घरों के परिवार उजड़ गए, बोला नहीं मानेंगे सहानुभूति की। 1 साल तक एक शब्द भी सहानुभूति का किसी बीजेपी के सांसद नहीं, मजाक उड़ाएंगे, बोला देशद्रोही है, उपद्रवी है। मगर आपके आशीर्वाद से, क्योंकि हमारी ईमानदारी की लड़ाई थी, आंख में आंख डाल के इन अहंकारी शासकों को वहीं मैंने जवाब दिया कि ये देशद्रोही नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका एक बेटा देश को स्टेन गन लेकर देश की सीमाओं पर सुरक्षा देने का काम करता है, तो दूसरा बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको बोल दो। मगर ये आज आपको ये किसान की बात आई, किसान का अपमान, कर्मचारियों की बात आई, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, उन पर लाठीचार्ज। देश में राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, कर्नाटक में हो सकती है, यहां तक कि पंजाब और दिल्ली में हो सकती है। तो कर्मचारी स्कीम हरियाणा तो सबसे आगे था, हरियाणा के लिए क्यों नहीं हो सकती? और मैं कहना चाहता हूं कर्मचारियों को, आज दुर्गाष्टमी के दिन बोल रहे हैं, अगली दुर्गाष्टमी पे आपकी भी ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में लागू करने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं कर्मचारियों का अपमान। मनरेगा के मजदूर गए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए, मनरेगा के मजदूरों पर लाठीचार्ज, ग्रामीण चौकीदार गए, सफाई कर्मचारी गए अपना मानदेय कराने, गरीब आदमी थे, उन पर लाठीचार्ज। यहां तक कि हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर, ये इन्होंने जब अपनी लड़ाई लड़ी, इन पे इस सरकार ने कहर बरसाया। यहां तक कि सरपंच जब गए, आज सारे सरपंच यहां पे आए हैं, सरपंच सोचते थे कि छोटी सरकार है, बाकियों पे लट पड़ने लग रहे हैं, तुम छोटी सरकार हो, लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली। तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया उनने। और मैं कहना चाहता हूं सरपंचों को, सरपंच एसोसिएशन को, आपको लोगों ने जिताया है, आपके अधिकारों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके जो आप लड़ाई लड़ रहे हो पंचायती राज संगठनों के, अगली दुर्गाष्टमी से आपके भी अधिकारों को बहाल करने का हम काम करेंगे, सरपंचों को अधिकार देने का काम, ताकि आप काम कराओ, ताकि आप काम करा सके। आप काम कराएंगे तो ग्रामीण अंचल के अंदर विकास आगे बढ़ेगा। हमारे खिलाड़ी बैठे धरनों पे, उन पे लाठीचार्ज। हमारी महिलाएं, उन बेटियों का क्या कसूर था? उन बेटियों का क्या कसूर था? वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी, कह रही थी कि हमें न्याय मिले। आज दिल्ली पुलिस ने लिख दिया, जो हमारी पहलवान बेटियां बैठी थी, अपनी जांच रिपोर्ट पे कि जो आरोपी था वो हर मौके पर हमारी बेटियों के साथ दुराचार करता था। ये लिख दिया दिल्ली पुलिस ने जब वो लड़ाई लड़ रही थी अपनी। उस समय देश की बीजेपी ने, एक किसी मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री आज कल मुख्यमंत्री करनाल में प्रोग्राम कर रहे थे, खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जो सारे खिलाड़ी मेडल लेके आए एशियाई खेलों में। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, आप ये जो हमारी बेटियां बैठी रही, उनके पास क्यों नहीं गए? कल आप करनाल में फोटो खिंचवा रहे हो, कल इनमें से किसी बेटी को कि अगर मान सम्मान की लड़ाई होगी, आज खेल मंत्री हरियाणा का एक संदीप सिंह, उन पे इस तरह के दुराचार के आरोप, आज वो आपके कैबिनेट में आज तक वो मंत्री बने हुए हैं। जब हमारी बेटियां हरिद्वार गई, अपना मेडल हरिद्वार में बहाने की बात करी, देश में किसी एक के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, किसी एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दर्द है मेरे दिल में इस बात का, एक शब्द नहीं निकला कि आपको न्याय मिलेगा, आप भी इस देश के बच्चे हो, न्याय का अधिकार आपका भी, आप इन मेडल को मत बहाओ। देश में ओलंपिक के मेडल, दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि कोई देश में ओलंपिक के मेडल यूं बहाए जा रहे हों और देश की सरकार के मुंह से एक ये लाइन ना निकले कि आपको न्याय दिलाएंगे, आप सब्र रखो। क्या कौन थे वो बच्चे? और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं तो इनकी आंखों में रड़कते हैं।
मुझसे पूछ रहे थे कि आपको किस तरीके से रोहतक में लोकसभा में आपकी घेराबंदी करी, प्रधानमंत्री जी 3-3 बार पिछली बार आए, आपसे ये क्या तकलीफ है इनको? मैंने कहा मुझसे ये तकलीफ है, मैं किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय होता है उसकी लड़ाई लड़ता हूं। किसान आंदोलन में जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो मैं इनके रड़कता हूं। खिलाड़ी और बेटियों के आंदोलन में जब मैं लड़ाई लड़ता हूं तो पूरी बीजेपी, बृजभूषण बीजेपी के एमपी से लेकर सारी बीजेपी संसद में खड़े होकर कहती है कि भाई ये इनका साथ दीपेंद्र दे रहा है। और मैं कहना चाहता हूं पूरी बीजेपी को ललकार के, अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो उनका साथ मैंने दिया है और मैं दूंगा, मैं पीछे नहीं लड़ूंगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। और हरियाणा के अंदर हम दिखाएंगे, हरियाणा के अंदर हम ये दिखाएंगे। मगर उस लड़ाई में, इस लड़ाई में थोड़े बातों में आप समझना, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत चीजों का फैसला हरियाणा का चुनाव करेगा। और इस लड़ाई में मुझे ये आशा, मेरे को उम्मीद है कि इस लड़ाई में खरखोदा हल्का, चाहे वो लोकसभा की बात आएगी, चाहे वो विधानसभा की बात आएगी, क्योंकि इस बार तो मैं एक था लड़ाई लड़ने के लिए संसद में। ऐसा नहीं हो कि हरियाणा के गरीब पे, किसान पे दोबारा से चोट मारे कोई और उसकी गवाही देने के लिए भी कोई ना खड़ा हो संसद के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पंजाब के अंदर सारे खड़े हो सांसद, जब चोट पड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ये कहे, कोई किसी को कहने का मौका मिले कि ऐसा हमने अन्याय किया, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि उस अन्याय के बावजूद ये इलाका नहीं जागा। ऐसे इलाकों के साथ अन्याय, जो अगर अन्याय पे आप नहीं जागोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं एक शेर, वैसे तो मैं शेर नहीं बोलता, लेकिन वो शेर क्योंकि मेरे दिल में जाता है, चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। मैं ये कहना चाहता हूं अपने इलाके के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में इनके घमंड को तोड़ने की लड़ाई, इतना घमंड बढ़ गया। मुख्यमंत्री जी अब 9.5 साल तक कहीं गए नहीं, अब जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन हर जनसंवाद में उनका अहंकार दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, अभी एक जगह गए जनसंवाद करने, एक महिला ने कहा कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, एक फैक्ट्री लगाओ, तो बोला इनको चंद्रयान भेज दो। कहा था कि नहीं कहा था? आपने देखा हो। एक महिला ने सिरसा में कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा चला गया नशे से, हरियाणा में नशा बढ़ गया, बेरोजगारी के साथ हरियाणा का नौजवान बोला मेरा 22 साल का बच्चा चला गया। विधवा लेडीज थी, और बोला बीजेपी का एक आदमी चिट्टा बकवाने, नशा बकवाने काम करता है, उस पर कार्रवाई करो। बोला इसको उठा के बाहर फेंकवा दो। एक सिरसा के अंदर ही एक ने किसान की बात उठाई तो बोला ये दूसरी पार्टी से लगता है, इसकी पिटाई करवाओ। और अभी एक और जनसंवाद था, उसमें कहा कि भाई ये जो सारे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, मैं इनसे धक्के मरवा के बाहर करवा दूंगा। 10 साल हमारी भी सरकार रही मुख्यमंत्री जी, सुरक्षा कर्मियों के बल पे इतना अहंकार मत करो कि उठा के बाहर फेंकवा दोगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, आप क्या सुरक्षा कर्मियों से धक्के मरवाओगे? 10 साल हमने हर एक मेरे भाई के धक्के मैंने खाए होंगे, किसी को धक्का मारने का काम नहीं किया होगा। सरकार में हम भी रहे थे। अहंकार आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका घमंड लगता है 7वें आसमान पे चढ़ गया है, काम कुछ किया नहीं, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, केवल घमंड ही घमंड ऊपर गया है। महंगाई, घमंड और बेरोजगारी, ये 3 चंद्रयान जो आप बात कर रहे हो, चंद्रयान नहीं, ये 3 तो आपके चंदा मामा के भी ऊपर पहुंच गए, इतने ऊंचे चले गए आपके, बेरोजगारी, महंगाई और आपका घमंड। और इस घमंड को मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, इनका जो 7वें आसमान पे घमंड पहुंच लिया, उस घमंड ने धरती पे लाओगे कि नहीं लाओगे? घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? इस बात की लड़ाई है, क्योंकि नहीं तोड़ोगे तो ये घमंड, मैं समझता हूं इस प्रदेश के भविष्य को इनका घमंड बर्बाद कर देगा। आज हमें इस बात के लिए हरियाणा विकास की पटरी पे दोबारा आए, खुशहाली की, भाईचारे की, देश में आगे पहुंचे। जो सारे प्रोजेक्ट रुक गए हमारे विकास के, रेल कोच फैक्ट्री आए, मेट्रो सोनीपत तक पहुंचे, मेट्रो खरखोदा तक पहुंचे, ये भी संकल्प लेते हैं हम। मेरठ तक पहुंच गई।
हरियाणा के अंदर उस लिस्ट में हरियाणा वालों से ज्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में आता है। मुख्यमंत्री जी गोहाना आए थे, वो गोहाना कहे उन्होंने एक बात कही थी, जिस बात की टीस आज भी मेरे दिल में, आपके दिल में। उन्होंने कहा था कि हरियाणा वाले कंधे से नीचे मजबूत होते हैं और ऊपर कमजोर होते हैं। शायद मुख्यमंत्री जी अपनी बात को साबित करने के लिए एक के बाद एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के और 2 केवल हरियाणा के बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के बच्चे हुए, केवल 22 हरियाणा के बच्चे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 53 हरियाणा के बच्चे और 103 बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए। यहां तक कि एचपीएससी चेयरमैन जो इस सिलेक्शन के लिए जो जिम्मेदार है, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक भी काबिल नहीं मिला। और एचपीएससी के चेयरमैन को भी झारखंड से लाकर, बाहर से, कोई और देश में दूसरा प्रदेश ऐसा नहीं है जहां के खुद के प्रदेश में खुद की रोजगार देने वाले कमीशन का चेयरमैन दूसरे प्रदेश से लाकर भगाया हो। मुख्यमंत्री जी, आज ये हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएं तो इनकी आंख में हम रड़केंगे नहीं तो क्या होगा। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज महंगाई में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो हमारे समय में 400 रुपए होता था, आज वो 1100 रुपए पे 1200 रुपए सिलेंडर पहुंचा दिया इन्होंने। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, आम आदमी के परिवार के घर के हाथ से बाहर निकल गई बात। आज महंगाई और भ्रष्टाचार, ऐसा खुला भ्रष्टाचार, आज देश में हरियाणा का नाम भ्रष्टाचार में डुबा दिया इन्होंने। ये जो सरकार बनी दोबारा से, आपको पता है कि लोग नहीं चाहते थे 2019 में दोबारा से इस सरकार को बनाना। मैं खुली चुनौती देता हूं, जनता के जन भावना से विश्वासघात करके बनी है खट्टर सरकार दोबारा, क्योंकि इनका नारा था 75 पार। बीजेपी ने कहा था 75 पार, इस नारे पे चुनाव लड़ी थी बीजेपी, लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी 75 पार के नारे पे। और लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लोगों ने इनके सारे मंत्री निकालकर दोबारा से कोई सरकार चाहते तो इनके मंत्रियों को जिताते। लोग इतने दुखी थे 2019 में ही, 14 में से 12 मंत्री जो इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, चाहे वो सोनीपत में हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे वो बादली में हो, चाहे इसराना में हो, चाहे नारनौल में हो, सारे मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंच पाए। लोग इतना दुखी थे, 12 मंत्री हार गए, केवल खट्टर साहब, अमित साहब जीते। 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लेकिन इस दौरान एक और पार्टी आई जिसने नारा दिया, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी पहुंचेगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। ये कहानी बनी हमारे साथ, जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। कल को मैं कुछ कहूं और करूं कुछ और, तो आप किस पे विश्वास करोगे? नैतिकता का भी स्थान होना चाहिए राजनीति में। कोई अगर कुछ कह रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए राजनीति में। रातों रात कैसे बदल गए, बीजेपी के खिलाफ वोट ली, जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया दिल्ली में, और दिल्ली में समर्थन देकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने समर्थन दे दिया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आज 4.5 साल के बाद पूछना चाहता हूं, तो 6 महीने बचे इस सरकार को, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समझौता 5100 की बुढ़ापा पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार की फाइलें बंद करा के और भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। महकमे बांट के हरियाणा को लूटने का समझौता था। शायद शराब का महकमा किसके पास जाए, एक्साइज का किसके पास जाए, माइनिंग का किसके पास जाए, हरियाणा को कैसे लूटे, इस बात का समझौता था। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का खेल पूरा खुला कैसे खेले, इस बात का समझौता था। बाकी महकमों की लिस्ट, एक आधा महकमा हो सकता है, हमें भी नहीं पता हो, सारे महकमों की लिस्ट चाहिए तो जेजेपी के विधायक दादा गौतम के पास जाइए। दादा गौतम ने कह दिया था, जब ये समझौता नारनौल से विधायक हैं, उन्होंने कह दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में, एक लाई मन लग रहा है। कह दी थी कि नहीं कह दी थी? खोपर तो झीम गया,
लेकिन 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। खोपर तो झिम गया, मगर हमारे खिलाड़ियों को, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटते हुए हमने देखना पड़ा। खोपर तो झिम गया, लेकिन हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ये स्थिति आज बनी हमारे साथ। इस बात का दिल में, हमें तो आज हरियाणा प्रदेश देश में विकास में आगे होता था। आज देश में कानून व्यवस्था की विफलता में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, और ऐसा खुला भ्रष्टाचार मैं देख रहा था। अभी एक्सपोर्ट के अंदर कंडीशन लगा दी दोबारा, धान के 1509 एक्सपोर्ट बंद कर दिया, दोबारा कंडीशन लगा दी, भाव गिर गए। और भाव गिरने के बाद जो खरीद होती है उसके लिए सबने, एक्सपोर्टरों ने स्ट्राइक पे जाना पड़ा। हर साल ये होता है। आज हमारे खाद्यान्न भंडारों में इतना खाद्यान्न, चाहे वो गेहूं की बात हो, चावल, चाहे धान की बात हो, कि हमारे देश के लिए, हमारे गरीब आदमी के लिए संपूर्ण खाद्यान्न आज देश के किसान की मेहनत से वहां पे उपलब्ध है। ऐसे में जब एक्सपोर्ट में ज्यादा भाव मिल सकता है तो एक्सपोर्ट को आप बंद कर रहे हैं। लेकिन बंद क्या कब से करते हैं? बड़े उद्योगपति समूह, अदानी जैसे समूह, वो एक्सपोर्ट में आ गए। हर साल यही काम करते हैं, बंद कर देते हैं और सीजन के आखिर में एक्सपोर्ट खोलने का काम करते हैं, ताकि फायदा ऐसे लोगों को हो जो अब इस समय सस्ते में खरीदे, और बाद में किसान पे और गरीब पे भी चोट, महंगाई की, और किसान पे भी चोट। ये वही काम है जो भी एक कोयले का भी एक बड़ा घोटाला सामने आया, ये वही समूह है। इस तरह के समूह जो विदेशों से कोयला लेके आके और हमारे प्रदेश को बिजली देने का काम करते हैं। जब हमारी सरकार थी तो इसी अदानी समूह के साथ ₹2.94 के हिसाब से बिजली का समझौता हुआ था। बीजेपी की सरकार आते ही वो समझौता रद्द करके बाहर से 11-11 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली लेके और बिजली के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का काम हुआ। और अब आज ये अखबारों के अंदर बात आई कि ये ऑस्ट्रेलिया से जितने में लेते थे, हिंदुस्तान में उतना जब कोयला लेके आता था वो समूह, हिंदुस्तान में पहुंचते पहुंचते तक उसमें लगभग दुगने का भाव, डबल होने का काम होता था। मैं पूछना चाहता हूं, इंक्वायरी हो इस बात की कि हिंद महासागर में जब इनकी नाव पे कोयला आता था तो बीच में ऐसा क्या कोयले में बढ़ जाता था कि कोयले का भाव दुगना हो जाता था। आज और कोयले का भाव दुगना हो जाए कोई हमें नहीं, लेकिन हरियाणा के बिजली उपभोक्ता पर अगर दूना बिजली के बिल अगर पड़े, उस बात का दुख है।